बल्कि सू मेंग्याओ को भी जमकर कोस रहे थे। सबसे घटिया इंसान तो सू मेंग्याओ है। हर कुछ दिन में नया बॉयफ्रेंड बदलती है और फिर खुद को इनोसेंट दिखाती है। सच कहूं तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। उसी बीच उसके दोस्तों ने उसे फोन किया। सुसु, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड लगातार कॉल कर रहा है। इंटरनेट पर लोग उसे बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम उसका फोन नहीं उठाओगी तो उसकी इमेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और गु शियान को तो तुम जानती ही हो, वो किसी का हिसाब कभी नहीं भूलता। लेकिन सू मेंग्याओ को सोंग जिंगनियन की चिंता से ज्यादा किसी और बात की फिक्र थी। उसने सीधे पूछा, इन दिनों गु शियान ने तुम लोगों में से किसी को फोन किया? कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं। फिर किसी ने लंबी सांस लेकर कहा, सुसु, शायद इस बार तुमसे गलती हो गई। तुमने जानबूझकर सोंग जिंगनियन को आगे करके गु शियान को जेलस करना चाहा था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। तुम्हारे और सोंग जिंगनियन के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, फिर भी उसने एक बार भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। दूसरे दोस्त ने भी सिर हिलाया। अगर सच में उसे वापस चाहती हो तो खुद फोन कर लो। थोड़ा सॉफ्ट होना कोई हार नहीं होती। कहीं ऐसा न हो कि कोई और तुम्हारी जगह ले ले। सू मेंग्याओ ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर उसे जाना है तो जाए, मैं उसके बिना भी ठीक हूँ। कोई एक बॉयफ्रेंड चला गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उसी रात मुझे लू चेनान का मैसेज मिला। वैसे एक बात पूछनी थी, मैंने सुना है कि मूव वार्निंग को मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे साथ सच में रिलेशनशिप में है? मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैं जवाब टाइप ही कर रहा था कि अचानक मेरे पास से हल्की सी खुशबू आई। अगले ही पल एक शांत आवाज सुनाई दी, उसे औरतें पसंद है? मैंने सिर उठाया तो देखा मूव वार्निंग मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। तो शायद आज मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि ये बात सच है या नहीं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। शायद शराब का असर था, मेरे चेहरे पर अजीब सी गर्मी फैल गई। कमरे का माहौल धीरे धीरे और करीब होता गया। तभी बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बार बार बजने लगा। मूव वार्निंग ने फोन उठाकर स्क्रीन देखी और हल्का सा भौं उठाई। सू मेंग्याओ का कॉल है, उठाना है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मूव वार्निंग ने धीमे स्वर में कहा, वो अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं पा रही। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, अगर चाहो तो उठा लो। उसकी आंखों में एक पल के लिए संतुष्टि की चमक दिखाई दी। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से सू मेंग्याओ की नशे में डूबी आवाज आई, गु शियान, मैं नशे में हूँ, आकर मुझे ले जाओ। मैंने इतने दिन से इतना हंगामा किया, फिर भी तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आए? तभी मूव वार्निंग ने फोन कान से लगाकर शांत स्वर में कहा, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर सू मेंग्याओ की आवाज गुस्से से भर उठी, मूव वार्निंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के रिश्ते में बीच में आ गई। अगले ही पल उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई, शियान, तुम आ जाओ ना कि हम झगड़ा बंद कर देते हैं। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, सू मेंग्याओ, मैं ये बात पहले भी साफ कर चुका हूँ। तुम सिर्फ मेरी EX हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनते ही मूव वार्निंग के होठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने सामने वाले को एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया और सीधे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ फोन कटने के बाद से सू मेंग्याओ बार में बिल्कुल चुप बैठी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन काफी देर तक उसने एक घूंट भी नहीं पिया। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आखिर किसी ने लंबी सांस लेकर कहा, लगता है इस बार गु शियान सच में वापस नहीं आएगा। और सच कहूं तो इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरा दोस्त भी बात में कूद पड़ा, सुसु, पिछले कुछ सालों में तुमने सच में बहुत ज्यादा कर दिया था। छुपकर रिलेशनशिप रखना अलग बात है, लेकिन तुम हर बार ऐसा हंगामा कर देती थी कि पूरा सर्कल जान जाता था। सोंग जिंगनियन वाली शादी की बात छोड़ भी दें, उससे पहले वाले छोटे एक्टर को तुमने लाखों की रिंग गिफ्ट कर दी थी। और उससे पहले तुम्हारी सेक्रेटरी को इतना सिर पर चढ़ाया कि वो सीधे गु ग्रुप में जाकर सीन क्रिएट करने लगी थी। अगर मैं गु शियान की जगह होता तो कब का भाग चुका होता। भाई कोई सेंट थोड़ी है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, छोड़ो यार, ब्रेकअप हो गया तो हो गया। वैसे भी तुम उसे प्यार थोड़ी करती थी। लेकिन इस बार सू मेंग्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेज पर रखी कार कीज उठाई और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। पीछे बैठे लोग उसे रोकने की कोशिश करते रह गए। सुसु, अरे कम से कम ड्राइवर तो ले जाओ। लेकिन वो बिना पीछे देखे ही चली गई। उधर मेरे घर में माहौल बिल्कुल अलग था। मूव वार्निंग अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, गु शियान, मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। आज की मूव वार्निंग रोज वाली कोल्ड CEO जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आदमी 2 सेकंड में अपना डिसीजन बदल दे। पता नहीं क्यों मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। पोस्ट अपलोड होने के सिर्फ 1 मिनट बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फाइनली इतने सालों की मेहनत रंग लाई। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या गु शियान को पता है कि तुम उसे इतने सालों से पसंद करती थी? एक और कमेंट आया,
रुको, ये आदमी इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? अरे भाई, ये तो सू मेंग्याओ का फियांस नहीं था। क्या ट्विस्ट है। खैर, कंग्रेचुलेशंस। मूव वार्निंग कुछ कमेंट्स का जवाब देकर मुस्कुराई और फिर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं अभी फोन रख ही रहा था कि नीचे से अचानक तेज नॉकिंग की आवाज आने लगी। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन सामने वाला इंसान भी कम जिद्दी नहीं था। दरवाजा पहले से ज्यादा जोर जोर से बजने लगा। आखिरकार मैं बिस्तर से उठा। नीचे उतरने से पहले कैबिनेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लिया, क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था कि बाहर कौन खड़ा होगा। दरवाजा खोलते ही मेरा अनुमान सही निकला। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई सू मेंग्याओ दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके बालों से लगातार पानी टपक रहा था। मुझे देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा, गु शियान, मैं आगे से कोई ड्रामा नहीं करूंगी। हम फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? मैं दरवाजे के सहारे टिक गया और उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। अब ये सब कहने का क्या फायदा? सू मेंग्याओ ने जल्दी से कहा, मैं सच बोल रही हूं। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक वेडिंग थी, उससे तुम्हारी जगह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने हाँ कह दी थी। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने हाथ में पकड़ा मैरिज सर्टिफिकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। देर हो चुकी है। सू मेंग्याओ की नजर सर्टिफिकेट पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं शादी रजिस्टर कर चुका हूं। अब सिर्फ वेडिंग सेरेमनी बाकी है। जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन तुम्हें भी इनविटेशन भेज दूंगा। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। मूव वार्निंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक बाथरोब था और बाल अभी भी थोड़े गीले थे। नीचे आते ही उसने बिना कुछ कहे मेरी कमर पकड़ ली और मेरे पास खड़ी हो गई। यह दृश्य देखते ही सू मेंग्याओ की आंखों में आग सी भड़क उठी। मूव वार्निंग। वो गुस्से में आगे बढ़ी और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने बीच में आकर उसकी कलाई पकड़ ली, फिर बिना एक पल गवाए मूव वार्निंग को अपने पीछे कर लिया। यह देखकर सू मेंग्याओ और ज्यादा भड़क गई। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था और तुम पीछे से मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर रखे बैठी थी। मूव वार्निंग ने भी बिल्कुल देर नहीं की। उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये बोलने का हक है? अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ वापस जड़ दिया। 5 साल तक उसने तुम्हें सहा। 5 साल तक तुम्हारी हर हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन तुमने क्या किया? एक एक कदम पर उसे धक्का देकर अपने से दूर किया। आज जब वो चला गया है तब तुम्हें उसकी कीमत समझ आ रही है। सू मेंग्याओ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई, मगर मैं शुरू से अंत तक मूव वार्निंग के साथ खड़ा रहा। हर बार जब सू मेंग्याओ मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती, उसे सिर्फ निराशा ही मिलती। धीरे धीरे उसके चेहरे की अकड़ टूटने लगी। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी और वो पहले से ज्यादा बिखरी हुई लग रही थी। आखिर मैंने कोई और बात नहीं की। सीधे मूव वार्निंग को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर वापस चला गया। दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी बार मैंने पीछे देखा। सू मेंग्याओ बारिश में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, शियान, मुझे नशा हो गया है। वो कुछ पल रुकी, फिर लगभग विनती करते हुए बोली, क्या तुम एक बार मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दोगे? मूव वार्निंग ने उसे बाहर निकल जाने को कहा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सू मेंग्याओ लगातार दरवाजा पीट रही थी। मूव वार्निंग ने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया और धीमी आवाज में बोली, शियान, हम शादी कब करेंगे? मुझे भी एक प्रॉपर पहचान चाहिए। तुम्हारी और उसकी सगाई इतनी ग्रैंड हुई थी, हमारी शादी उससे भी ज्यादा शानदार होनी चाहिए। मैंने झुककर उसके होठों के किनारे एक हल्का सा किस किया। ठीक है। अगले दिन मुझे वेनसीसी का फोन आया। कल रात सू मेंग्याओ जब वापस जा रही थी, उसकी कार सड़क किनारे लगे गार्ड रेल से टकरा गई। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन लकीली उसकी जान बच गई। अभी हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, गु शियान, क्या तुम उससे मिलने आ सकते हो? वो कुछ खा नहीं रही, दवा भी नहीं ले रही, बस तुम्हें ही देखना चाहती है। मैंने पूछा, मेरे कितने नंबर हैं उसके पास? सामने वाली कुछ पल चुप रही। बस यही एक। मैंने तुरंत फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। अजीब बात थी, हादसा होने पर उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाया, अपने करंट बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाया, लेकिन मुझे बुला रही थी उस इंसान को जिससे उसका रिश्ता खत्म हो चुका था और जो अब शादीशुदा था। वेनसीसी ने फोन की काली स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ा दी। सुसु, गु शियान सच में तुम्हें छोड़ चुका है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। सू मेंग्याओ चैटबॉक्स को घूरती रही। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। बाद में मौका मिलते ही वो हॉस्पिटल से चुपचाप निकल गई।
इधर मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि घर लौटने का भी समय मुश्किल से